जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे एक नया खुलासा निकलकर सामने आया है। दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर आक्रमण और उन पर अत्याचार को लेकर चीन का कनेक्शन निकलकर सामने आया है। बताएंगे कैसे बांग्लादेश के भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी नेताओं के लिए चीन में रेड कारपेट बिछाया गया है। क्या ड्रैगन नई चाल चल रहा है भारत को परेशान करने के लिए और हिंदू समुदाय अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए? तो वहीं बताएंगे बांग्लादेश में यूनुस सरकार को चला रहे हैं जमात इस्लामी के कट्टरपंथी। जी हां, आतंकवादी की फैक्ट्री वाले मुस्लिम ब्रदरहुड से बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ बताएंगे ब्रिटिश संसद में गूंजा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मुद्दा। तो वहीं बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर पहली बार शेख हसीना का बयान सबके सामने निकल कर आया है। बताएंगे क्या कहा उन्होंने चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर। तो वहीं देर रात हुई बैठक के बाद कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम, सबसे पहले आपको बताएंगे सारी जानकारी। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश के हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की आप भी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश के भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी नेताओं के लिए चीन में रेड कारपेट। क्या ड्रैगन चल रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान करने की नई चाल और भारत को फंसाने की नई चाल? बता दे बांग्लादेश के जमात इस्लामी और अन्य दलों के शीर्ष नेताओं का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन गुरुवार को बीजिंग पहुंचा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के निमंत्रण पर इस महीने देश के राजनीतिक नेताओं की यह दूसरी चीन यात्रा है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमात इस्लामी के केंद्रीय नायब अमीर यानी उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सदस्य सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर कर रहे हैं। जमात इस्लामी के अलावा इसमें खलीफा मूवमेंट, खलीफा काउंसिल, इस्लामिक ऑर्डर पार्टी शामिल है। दोस्तों, बांग्लादेश के डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब जमात या किसी इस्लामी पार्टी के नेताओं को सीपीसी से आधिकारिक निमंत्रण मिला है। जी हां, प्रतिनिधि मंडल के 5 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की उम्मीद है। और दोस्तों, जब इस बारे में, इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा गया तो अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी देने से मना कर दिया। ऐसे में चीन की बहुत बड़ी चाल निकलकर सबके सामने आ रही है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामाबादी नेताओं की बीजिंग यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर देश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लग रहा है। जी हाँ, इसमें आप कह सकते हैं कि 100% चीन की भी बहुत बड़ी चाल है। चीन का भी बहुत बड़ा समर्थन है उन कट्टरपंथियों को जो हिंदू समुदाय को परेशान कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में चीन की इस चाल पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अंदर खाने की सारी बड़ी खबरें उजागर करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप भी मानते हैं कि यूनुस सरकार पर एक्शन तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, इतना ही नहीं, यूनुस की पोल अगर हम खोलें आपके सामने तो बांग्लादेश में यूनुस सरकार को वहां का जमात इस्लामी कट्टरपंथी चला रहा है। जी हाँ, आतंकवादियों की फैक्ट्री वाले मुस्लिम ब्रदरहुड से है यूनुस का कनेक्शन। सिर्फ प्रधानमंत्री है यूनुस, लेकिन उनको चला रहा है ये जमात इस्लामी कट्टरपंथी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। अगस्त में शेख हसीना को हिंसक आंदोलन करने वाला संगठन जमात इस्लामी अभिन्न अंग है। जमात इस्लामी वही संगठन है जो वैचारिक रूप से मिस्र के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के बेहद करीब है। जमात इस्लामी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी नजदीकी है। दोस्तों, ये हम आपको अपने मन की बात नहीं बल्कि ईटी की रिपोर्ट बता रहे हैं। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार जमात का कुवैत में इस्लामिक संवैधानिक आंदोलन के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का राजनीतिक मोर्चा है। अब आपको हमने मोहम्मद यूनुस का भी बैकग्राउंड बता दिया कि क्यों मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आखिर जब इनके तार ही जुड़े हुए हैं इस्लामिक कट्टरपंथियों से तो कैसे ये हिंदुओं की रक्षा कर पाएंगे? तो वहीं दोस्तों, ब्रिटिश संसद में गूंजा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मुद्दा। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा बता दें। ब्रिटेन की संसद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की गूंज सुनाई दी। कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने संसद में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हो रहे हमले, इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। वहां की अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस पर ब्रिटिश उप विदेश मंत्री ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर करीबी से निगाह बनाए हुए हैं। दोस्तों, आप बॉब ब्लैकमैन का ये ट्वीट देख पा रहे हैं। साथ
साथ ही साथ आपको बता दें, पहली बार बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भड़की शेख हसीना कह दिया है ये गलत है, तुरंत चिन्मय दास को रिहा करो। जी हाँ, बांग्लादेश में मचा बवाल कम नहीं हो रहा। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अपना रिएक्शन दिया है पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सनातन धर्म के एक वरिष्ठ नेता को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है और उनकी अविलंब रिहाई होनी चाहिए। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने उनके इस बयान को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया। इसमें उन्होंने चटगांव में एक वकील की हत्या की घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे मानवाधिकारों का बड़ा उल्लंघन बताया। इतना ही नहीं, शेख हसीना ने असंवैधानिक तरीके से सत्ता में आई यूनुस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि ये सरकार हत्यारों को सजा देने में अनसक्सेसफुल रहती है यानी विफल रहती है, फेल होती है, तो उसे भी मानवाधिकार उल्लंघन के लिए दंडित किया जाएगा। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों क्या आप दोबारा से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कौन कौन चाहता है। तो वहीं दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूरा अल्पसंख्यक समुदाय पूरी दुनिया शौक में है, लेकिन दूसरी ओर इस्कॉन ने चिन्मय कृष्ण दास से किनारा कर लिया है। दोस्तों कह दिया है वे तो पहले से ही बाहर किए जा चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों किया इस्कॉन ने? बता दें, इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि संगठन देश में हिंदू समुदाय को एकजुट कर रहा है और जबरन धर्मांतरण का विरोध कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने गिरफ्तार किए गए चिन्मय कृष्ण दास को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि चिन्मय कृष्ण दास को सितंबर में अनुशासनहीनता के कारण संगठन से बाहर किया जा चुका है। इस्कॉन का उनके कार्यों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस्कॉन पर बैन लगाने की याचिका खारिज कर दी, जो इस बात का प्रमाण है कि इस्कॉन एक शांतिपूर्ण संगठन है। क्या कहीं दोस्तों इस्कॉन पर दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है बांग्लादेश में कि जिस प्रकार से चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया हो, क्या उसी प्रकार से इस्कॉन जो बांग्लादेश में है उसके अन्य डिवोटियों को ना गिरफ्तार कर लिया जाए? शायद क्या इसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा दबाव बनाता नजर आ रहा है मोहम्मद यूनुस सरकार? ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि चिन्मय कृष्ण दास को इसी वजह से इस्कॉन ने बयान में अलग कर दिया हो। तो वहीं आपको बता दें, भारत ने भी कमर कस ली है बांग्लादेश को सख्त संदेश देने की। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कर दिया है ये पूरा दास्तान ब्रीफ। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर पीएम मोदी को जानकारी दी। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि जयशंकर जी 24 से 26 नवंबर तक G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद इटली से लौटे थे और तुरंत ही उन्होंने इस बैठक के नतीजों की भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। तो उधर पवन कल्याण ने संयुक्त राष्ट्र से बांग्लादेशी हिंदुओं की तुरंत सुरक्षा करने को कहा। पवन कल्याण ने कहा कि अगर फलस्तीन में कुछ भी होता है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र उनके दर्द को दोहराएगा, लेकिन जब ये बांग्लादेश में होता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, प्रतिक्रिया नहीं देता। उन्होंने अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने को भी कहा। तो वहीं बता दें नेक्स्ट और सबसे बड़ी खबर, जहां कजाकिस्तान में पुतिन के स्वागत में लहराया यूक्रेनी झंडा, मच गया बवाल, आनन फानन में जांच शुरू। जी हाँ, बता दें कजाकिस्तान की यात्रा पर गए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अजीब घटना हुई। जब अस्ताना में पुतिन का स्वागत किया जा रहा था तब एक विशाल LED स्क्रीन पर यूक्रेन का झंडा लहराने लगा। जब कजाकी अधिकारी इस समस्या को दूर नहीं कर पाए तो उन्होंने उस LED स्क्रीन को ही बंद कर दिया। अब कजाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि अस्ताना की पुलिस पुतिन के स्वागत के दौरान LED स्क्रीन पर यूक्रेनी झंडे के प्रदर्शन की जांच कर रही है। पुतिन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अस्ताना पहुंचे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को अस्ताना के मुख्य मार्गों में से एक पर स्थित स्क्रीन पर रूसी सफेद, नीले और लाल झंडे के बजाय यूक्रेन का झंडा, जिसमें नीली और पीले रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं, जो कुछ समय के लिए दिखाई दिया। उस समय पुतिन पहले से ही शहर में थे, इस कारण LED स्क्रीन को तुरंत बंद कर दिया गया, लेकिन घटना की तस्वीरें और वीडियोज तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। तो वहीं आपको बता दें चीन पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन, भारत ने किया कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, इतनी दूरी तक कर सकता है ये वार। दोस्तों भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, हर देश भारत से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन अब जो भारत ने परीक्षण किया है, टेस्ट किया है, वो उसकी बढ़ती सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा सबूत कही जा रही है। भारतीय नेवी ने पनडुब्बी से एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट पूरा
पूरा कर लिया है। इस टेस्ट में कलाम 4 मिसाइल को टेस्ट किया गया है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है और इस टेस्ट के लिए भारतीय नौसेना की INS अरिघात पनडुब्बी को प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस टेस्ट को बंगाल की खाड़ी में पूरा किया गया है और टेस्ट के नतीजों का आकलन किया जा रहा है। इस मिसाइल टेस्ट ने न सिर्फ भारतीय नौसेना के न्यूक्लियर डेटरेंस में इजाफा किया है बल्कि इसने नौसेना की स्ट्राइक रेट को भी बढ़ा दिया है। जिस कलाम 4 मिसाइल को टेस्ट का हिस्सा बनाया गया, क्या है उसकी खासियत आपको बता दें। कलाम 4 मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 4000 किलोमीटर तक जा सकती है। इस मिसाइल पर 2500 किलोग्राम तक का वॉरहेड फिट किया जा सकता है और इसकी स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो चीन पाकिस्तान को जब चाहे तब हिलाकर रख सकता है, बर्बाद कर सकता है। ऐसे में DRDO द्वारा हासिल किए गए इस मुकाम के लिए DRDO को थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और वाकई में आप इस मुकाम को हासिल करने के लिए खुश हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर भारत के इस बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट वाकई में हैरान है कि पाकिस्तान कैसे पीछे रह गया। तो दोस्तों, इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल चला रहा है और पाकिस्तान गुलेल से आज भी खेल रहा है। ये कहना है भारत की ताकत को देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट का। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर रहा है जबकि पाकिस्तान खुद को बर्बाद करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के विशेषज्ञ साजिद तरार ने ये बातें कही हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच अब तुलना करना ही बेकार है, कंपैरिजन ही करना बेकार है, क्योंकि भारत में हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है और पाकिस्तान में गुलेल की प्रैक्टिस हो रही है। जी हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने PTI के हिंसक धरने प्रदर्शन को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। तरार ने कहा, इस बार धरने में गुलेलों का खुलकर इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान में लोगों को गुलेल के रूप में एक नया हथियार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, तुर्की ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन, कहा हमारा S-400 चालू 12 घंटे के भीतर तैनात कर सकते हैं। जी हाँ, तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर ने कहा है कि अमेरिका ने रूसी S-400 खरीदने के बाद F-35 जेट बेचने से इनकार करने के बाद अब अपनी आपत्तियां वापस ले ली हैं। इससे माना यह जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही तुर्की को F-35 विमान बेचने की मंजूरी दे सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तुर्की ने अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद 2017 में रशिया के साथ S-400 खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके 2 साल बाद 2019 में तुर्की को 2 S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भी प्राप्त हुई थी। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के गद्दी संभालने से पहले ही चीन ने क्यों दे दी ट्रेड वॉर पर धमकी, कह दिया हम पर दोष लगाओगे तो बहुत भारी पड़ेगा। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अमेरिकी राष्ट्रपति का पद भी नहीं संभाला, चीन के साथ उनके रिश्ते फिर बिगड़ने शुरू हो गए। ट्रंप ने कहा है कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद चीन के सामानों पर 10% का टैरिफ लगाएंगे ताकि बीजिंग नशीले पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले चीनी निर्मित रसायनों की तस्करी रोकने के लिए अधिक कदम उठाए। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वे चीनी सामानों पर 60% से ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की इस घोषणा पर चीन बुरी तरह भड़क गया। उसने कहा कि अमेरिका अपनी समस्याओं के लिए चीन पर दोष मढ़ रहा है, इससे उसकी खुद की समस्याएं हल नहीं होंगी। तो वहीं आपको बता दें, कुछ ही घंटों में इजराइल ने क्या तोड़ा सीज फायर, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर कर दिया हवाई हमला। जी हाँ, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हवाई हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब बुधवार सुबह से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर लागू था। इजरायली सेना के मुताबिक ये हवाई हमला उस स्थान पर किया गया था जहां हिजबुल्लाह संगठन मध्यम दूरी के रॉकेट को स्टोर करता था। सेना ने इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया और कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। यह हमला युद्ध विराम के कुछ ही घंटों बाद हुआ है, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या इजराइल ने समझौते का उल्लंघन किया है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि यह कदम हिजबुल्लाह की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में उठाया गया। वहीं बता दें, पाकिस्तान को रियायती दर पर तेल बेचेगा रशिया, पेमेंट पर हो गई बात। क्या भारत से डबल गेम खेल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन? देख कर तो नहीं लगता, लेकिन ये खबर वाकई में चौंका रहा है, जो आपको बताना जरूरी है। दोस्तों, रूस और पाकिस्तान में जल्द ही कच्चे तेल को लेकर बड़ा सौदा हो सकता है। इस सौदे की शर्तें कुछ हद तक वैसी रहेंगी जैसे रूस ने भारत और चीन के साथ किया है। पाकिस्तान और रशिया तेल भुगतान तंत्र को भी अंतिम रूप देने को तैयार है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूसी तेल खरीदने में बहुत ज्यादा रुचि रखता है। अब हम भुगतान तंत्र तैयार करने का अंतिम चरण में है। मेरा मानना है कि एक बार सहमति
सहमति बन जाने के बाद सब कुछ लागू हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान और रूस में यह समझौता होता है तो इसे भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इस सौदे से पाकिस्तान और रशिया के बीच नजदीकियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। रूस ने अभी तक भारत के कारण पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी थी। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने रूस से फूटकर यानी रिटेल में कच्चे तेल का आयात किया है, जो उसे बाकी खाड़ी देशों के मुकाबले काफी किफायती सौदा लगा है। इसके बाद से ही पाकिस्तानी अधिकारी ज्यादा मात्रा में तेल की खरीद के लिए रशिया से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में दो सबसे बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो यह है कि जब रशिया और भारत के संबंध इतने घनिष्ठ है तो फिर पाकिस्तान की ओर क्यों देख रहा है रशिया। दूसरा सवाल यह है कि जब भारत के साथ दोस्ती की वजह से पाकिस्तान के साथ वही संबंध स्थापित कर रहा था रशिया जो भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ हैं, तो फिर अचानक से दोस्ती क्यों हुई पाकिस्तान के साथ रशिया की। क्या भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, इन दोनों सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर बता दें, अपने ही देश में बांग्लादेशियों ने रचा था आतंक का जाल। एनआईए ने किया पर्दाफाश, अब जेल में कटेंगे इनके दिन। जी हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की विशेष अदालत ने पुणे में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकियों को पनाह देने के आरोप में 3 बांग्लादेशी नागरिकों को 5 साल की सजा सुनाई है। एनआईए के अनुसार दोषी ठहराए गए मोहम्मद हबीबुर रहमान हबीब उर्फ राज जेसब मंडल, हन्नान अनवर हुसैन खान उर्फ हन्नान बाबुर अली गाजी और मोहम्मद अजहर अली सुबहान अल्लाह उर्फ राजा जेसब मंडल पर भारतीय दंड संहिता और विदेशी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यानी कि आतंकियों को पनाह देने के आरोप में 3 बांग्लादेशी नागरिकों को 5 साल की सजा सुनाई है। वहीं बता दें, चीन का तीसरे रक्षा मंत्री डोंग भ्रष्टाचार आरोपों में फंसे। सेना का उच्च अधिकारी भी जांच के घेरे में। जी हां, चीन के लगातार तीसरे रक्षा मंत्री डोंग जुन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोंग पर आरोप है कि वे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो पीएलए के भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल हैं। डोंग ने हाल ही में लाओस में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से मिलने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह अमेरिका की ताइवान को लेकर नीतियों को बताया गया। हालांकि सितंबर में उन्होंने अमेरिका चीन संबंध सुधारने की बात कही थी। तो वहीं आपको बता दें, दुनिया का पहला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर 16 साल से कम है उम्र तो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे सोशल मीडिया। जी हां, दुनिया का पहला देश इस मामले में ऑस्ट्रेलिया कहलाने वाला है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित कर दिया है। संघीय संसद के उच्च सदन सीनेट ने कल यानी गुरुवार को इस विधेयक को पारित किया। निचली सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसे एक दिन पहले ही पारित कर चुके हैं। अब जल्द ही यह दुनिया का ऐसा पहला कानून बन जाएगा और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बन जाएगा। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कानून 16 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको आज के टाइम को देखकर क्या भारत में भी ये एक्शन लिया जाना चाहिए? भारत में भी मोदी सरकार को ये कानून लाना चाहिए? क्या है इस पर राय दोस्तों? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों के लाइफ को देखकर जरूर कमेंट करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है ताकि हम अपने देश भारत को और ज्यादा मजबूत बना सके। तो वहीं अगली खबर बता दें, अमित शाह जी के घर पर 2 घंटे चली महायुति नेताओं की बैठक, कल फिर होगी बातचीत। बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा इसकी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे के बुधवार के बयान से ये लगभग तय है कि सीएम बीजेपी का ही होगा। अब बस नाम पर मुहर लगाना बाकी है। इसको लेकर आज रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक हुई। बैठक में महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए। इनके अलावा मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी मौजूद रहे। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। एक दिन पहले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने अमित शाह के घर पर उनसे मुलाकात की थी। माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह जी ने कैबिनेट पदों की संख्या के संबंध में अपेक्षाओं को लेकर तीनों नेताओं से चर्चा की। बीजेपी अधिकतम संख्या 20 कहीं समायोजित करना चाहती है। एकनाथ शिंदे को एनसीपी से ज्यादा मंत्रालय मिलेंगे। पोर्टफोलियो पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। मीटिंग के बाद फडणवीस और अजित पवार मुंबई लौटेंगे, जबकि शिंदे के दिल्ली में ही रुकने की संभावना है। कल फोन पर एक और दौर की बातचीत होगी। आगामी 2 या 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण से एक दिन पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। जी हाँ, हालांकि कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम ये हम आपको
आपको पहले ही बता चुके हैं सारे आंकड़े लगाकर, और इस बार दांव 101% तो नहीं लेकिन 99% देवेंद्र फडणवीस जी ही हो सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम। आप किसको सीएम देखना चाहते हैं दोस्तों और कौन होना चाहिए सीएम महाराष्ट्र का, देखते हैं आपकी राय। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आज खुद सीजेआई संजीव खन्ना करेंगे सुनवाई। दोस्तों संभल में शाही जामा मस्जिद का हरिहर मंदिर होने का दावा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की कोर्ट में 29 नवंबर यानी आज के दिन पहली सुनवाई होनी है। इसी दिन सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल किए जाने की संभावना है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की अदालत में संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने को लेकर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरे, हरिशंकर जैन समेत 8 वादकारियों ने 6 लोगों के विरुद्ध दावा दायर किया था। न्यायालय ने उसी दिन कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को नियुक्त करके सर्वे यानी कमीशन किए जाने के आदेश देते हुए आगामी तिथि 29 नवंबर सुनवाई के लिए नियत की गई। कोर्ट कमिश्नर उसी शाम शाही जामा मस्जिद में टीम के साथ सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद बीते रविवार की सुबह डीएम व एसपी की सुरक्षा में दोबारा सर्वे के लिए पहुंचे तो संभल में बवाल हो गया, जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई। शुक्रवार को न्यायालय में सर्वे रिपोर्ट पेश की जा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती इस मामले में सीजीआई पर भड़कती नजर आई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेत्री महबूबा मुफ्ती ने अजमेर दरगाह के खिलाफ अदालत में दायर याचिका की निंदा की। उन्होंने कहा कि मस्जिदों और धार्मिक स्थलों का निशाना बनाने से देश में एकता नहीं आ सकती, इससे केवल और अधिक रक्तपात होगा। मुफ्ती ने पूर्व सीजेआई पर भी सर्वेक्षण की अनुमति देने को लेकर निशाना साधा कि उन्होंने भानुमति का कुनबा खोल दिया है। इसकी वजह से ही लगातार इस तरह की अर्जियां डाली जा रही हैं और कोर्ट ऐसे निर्णय दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, योगी कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल, साधे जाएंगे दलित ओबीसी समीकरण, कई मंत्रियों की छीन सकती है कुर्सियां। दोस्तों विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन के 9 में से 7 सीट जीतने के बाद अब फिर से प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई विधायक जहां मंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ में जुट गए हैं, वहीं सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी करने की तैयारी में है। हालांकि मंत्रिमंडल में फेरबदल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद संभव है। सूत्रों की माने तो इस बार मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी है। इनमें कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कॉलेजियम ने भेजा नाम। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी एससी कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने हाल ही में बैठकर ये निर्णय लिया। कॉलेजियम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना कर रहे हैं। इस पैनल में न्यायमूर्ति बीआर गवई, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और एएसओ का भी शामिल है। ये पैनल उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। तो वहीं बता दें, इस बार महाकुंभ रचेगा इतिहास। 100 बेड का आधुनिक अस्पताल एम्स, सेना के डॉक्टर 24 घंटे 7 दिन एक्टिव। जी हाँ, प्रयागराज में आगामी महाकुंभ के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए परेड ग्राउंड में 100 बेड का आधुनिक अस्पताल तैयार किया जा रहा है। इस अस्पताल में एम्स, रायबरेली और सेना के अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात रहेंगे। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी स्वास्थ्य समस्या से बचाने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। वर्तमान में अस्पताल का 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अस्पताल में 24 घंटे ओपीडी सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। 10-10 बेड के 2 आईसीयू भी तैयार किए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, विशेष व्यवस्था की गई है इस बार महाकुंभ में और ये वाकई में इतिहास रच देगा। दोस्तों क्या अब तक आप किसी भी कुंभ मेले में गए हैं? दोस्तों बताना मत भूलिएगा, क्या इस बार कुंभ में जाएंगे? जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।